इंजरी, आप छत से गिरे, एक्सीडेंट हुआ, उसी का 1 घंटा, दैट इज द गोल्डन आवर। 1 घंटा के अंदर इलाज, उसी को गोल्डन आवर्स बोलते हैं। Within 1 hour, या 24 hours, गोल्डन आवर्स इज 1 आवर। 1 hour 1 आवर का इम्पैक्ट पूरे लाइफ पे है। 1 आवर में हम क्या ट्रीटमेंट किए, उसका लाइफ ऐसा इसलिए है कि ब्रेन बिना ऑक्सीजन का नहीं रहता है। गोल्डन आवर का यही मकसद है कि विद इन आवर्स ब्रेन को हम बचा ले। ब्रेन अगर नहीं बचेगा, हार्ट चलते रहेगा, तो मरीज तो ब्रेन डेड रहेगा। ब्रेन अगर नहीं बचा है, ब्रेन डेड है, हार्ट चलते रहेगा, इसको ब्रेन डेड बोलते हैं। अच्छा, आपने ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर साहब ने मना किया पूछने के लिए, फिर भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप जी। जवाब देना चाहें तो दीजिए। हम्म। क्या कोई ऐसा फर्स्ट एड हम अपने पास रख सकते हैं, आइदर इन माय व्हीकल और इन द हाउस रेजिडेंस ऑल्सो, कि हमें इमीडिएटली, जैसे आपने कहा 1 आवर, तो उसमें हम उसको तुरंत कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, जो होम ट्रीटमेंट है और जो फर्स्ट एड की बात है, ये सभी जगहों पे है। फर्स्ट एड तुरंत आदमी अस्पताल में रहेगा तभी तो अस्पताल में इलाज करा पाएगा। अस्पताल से पहुंचने तक या तो वो अपने घर पे है, रास्ते में है, या कहीं ऑफिस में है ना। तो हेड इंजरी का मोड ऑफ इंजरी कुछ भी हो सकता है। बाइक से गिरा हो, चलते चलते फिसल गया हो, या किसी ने असॉल्ट किया हो, ये सारे चीज हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एड का जो मानना है, फर्स्ट एड कहाँ पे जरूरी है। मैं जा रहा हूँ, कोई सामान मेरे सर पे गिर गया, कोई पत्थर गिर गया मेरे सर पे और यहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इसमें हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। हम छोड़ नहीं सकते हैं इसको बहता हुआ खून, हम अस्पताल तक जाएं, है ना। इसमें फर्स्ट एड कर सकते हैं। फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं। इसका ये जो हेड इंजरी का जो पार्ट है, जो सबसे ऊपर चमड़ियां हैं, स्काल्प बोलते हैं इसको। स्काल्प इतना ज्यादा वैस्कुलर है कि थोड़ा सा भी कट होने पे ब्लीडिंग ज्यादा होता है ना। बच्चों में खासकर ये बहुत ज्यादा होता है, और बच्चे में एज सच उनका वॉल्यूम कम है, एज कंपेयर टू एडल्ट वॉल्यूम कम है, तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है बच्चों में। 1-2 ग्राम तक ब्लीडिंग हो जाता है। तो उसको प्रेस करना है, जहां से ब्लीडिंग हो रहा हो वहां पे आप बैंडेज कर सकते हैं, है ना, और प्रेस करके फिर अस्पताल ले सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एड। कोई कट है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, कोई कट है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन आपके पास है तो, अगर नहीं है तो सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास ऑइंटमेंट है, और फिर बैंडेज करके अस्पताल जा सकते हैं। ऐसा फर्स्ट एड तो जरूर करना है, क्योंकि ब्लीडिंग होते हुए आपके आपके घर से अस्पताल की दूरी 1 घंटे में है, और कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, नॉट ओनली दिस पार्ट, पूरे शरीर में कहीं भी चोट है, तो फर्स्ट एड का ये मानना है कि कहीं कट हो गया है तो उसको ब्लीडिंग को प्रेस करके बंद करके पैर को उलेभेट कर दें, यहाँ है तो पकड़ के बैंडेज कर लें और उनको ले जाएं अस्पताल। फर्स्ट एड तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बता दिया जी। एक चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा था, माथुरदा ने, फर्स्ट एड की बात, तो अभी बहुत चर्चा में विषय है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एक एडवांस लाइफ सपोर्ट। इसकी ट्रेनिंग सब जगह हो रही है, सारे चिकित्सकों को दी जा रही है, और मेरा प्रयास होगा कि एक डॉक्टर उनको मैं लाऊंगा जिसमें कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, और उस पर वो चर्चा करेंगे। उसमें कैसे जो 3-4 चीजें हैं, एयरवे मेंटेनेंस, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, एंड ई में हो जाता है एग्जामिनेशन, फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो चर्चा है, मैं एक दिन सेपरेटली मैं रखूंगा, और वो जो चीज होगी वो सभी पे एप्लीकेबल होगी। इवन ट्रॉमा के भी केसेस में, एब्डोमिनल ट्रॉमा हो, हेड इंजरी हो, कहीं बोनी इंजरी हो, वो सारी जगह वो अप्लाई होती है। और उसमें भी बेसिक लाइफ सपोर्ट में भी या एडवांस लाइफ सपोर्ट की भी जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सबसे ज्यादा केयर एंड रिस्पेक्ट जो होता है, मैं समझता हूँ आप डॉक्टर अरुण एग्री कर रहे होंगे, स्पाइन और नेक का केयर, रेस्पेक्ट टू द नेक एंड स्पाइन एट द टॉप ऑफ द एवरीथिंग।
अपार्ट फ्रॉम, यदि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की बात हम करें, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कैसे हमको मेंटेन करना है, तो मैं चाहूंगा एक सेशन लेना इस पर एक विस्तार से, जिसमें कि लोग उसमें जुड़ेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। मेरा मकसद यही है कि लोगों के अंदर ये स्किल मैं भर दूं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसके सामने वो आया, उसको हम इफिशिएंटली उसको हम मैनेज करते हुए वहां तक पहुंचा दें। वो उसका एक पार्ट है बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग, एडवांस लाइफ सपोर्ट। उसको मैं चर्चा में लूंगा। स्वरूप माथुर दा का बहुत अच्छा ये सुझाव, और इस प्रश्न से ही एक विषय का निर्माण हुआ। हाँ, मैं इसमें एक ऐड करूंगा, स्मॉल थिंग्स। ये BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट इंडिया में इतना जरूरी है कि आप आंकड़ा से ही आप सोच सकते हैं कि 200 में एक पेशेंट एक्सपायर करता है वर्ल्ड में, अमेरिका में, और यहाँ 6 में से एक पेशेंट एक्सपायर करता है। तो हमारे यहाँ BLS का ही रोल है। BLS ही हम नहीं कर पा रहे हैं, मरीज को प्री हॉस्पिटल केयर नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो केयर होगा प्री हॉस्पिटल केयर ही है जो डेथ को रोकेगा। गोल्डन आवर में ही हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गोल्डन आवर में अगर हम कुछ कर दें तो मरीज का लाइफ बच सकता है। दैट इज द रोल ऑफ BLS। और एडवांस कंट्री, वेल डेवलप कंट्री में क्या है, BLS अच्छा है, तुरंत एम्बुलेंस है वहां का BLS सपोर्ट इतना अच्छा है, तो हम मौत को रोक रहे हैं वहां। लेकिन हमारे यहाँ BLS की कमी है, यही कारण है, आंकड़ा इतना ज्यादा होने का यही कारण है। जी, अब डॉक्टर प्रेम प्रकाश दा ने ये चीज जो कही कि एक बेसिक थोड़ा सा जो ये ट्रीटमेंट का एक कोर्स छोटा सा बता देंगे ये इंजरी के बाद। बेसिक लाइफ सपोर्ट, हाँ, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है कि किस तरह से जो है तुरंत उसको जो विद इन गोल्डन आवर जो है हम दे सकते हैं, तो ये बड़ा फायदेमंद रहेगा और मैं इसका बहुत सपोर्ट करता हूँ इस बात। बिल्कुल, मैं जल्द ही इसके लिए प्रयास करूंगा। जो इसके लिए स्पेसिफिकली जो ट्रेंड डॉक्टर हैं, हाँ, उनको मैं इसमें जो है जी लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए, जी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि तुरंत जो है उसका गोल्डन आवर का उपयोग कर सकते हैं। और गोल्डन आवर सिर्फ ब्रेन को बचाने के लिए ही नहीं है, ब्रेन और हार्ट दोनों को बचाने के लिए। बिल्कुल। यस, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हार्ट चलेगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, चाहे वो मैकेनिकल हो या ट्रीटमेंट हो, दोनों। बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? जी, जय गुरु दादा। एक क्वेश्चन ये था कि बचपन से मेरा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा टाइम्स गिरा है, चाहे वो खेलते हो या कोई हाइट पे चढ़ जाए या कुछ भी, तो क्या वो फ्यूचर में जाके बहुत रिस्क भी करेगा, या कोई टेस्ट का भी जरूरत पड़ता है? या मैं ऐसा भी सुन रही थी कि जो भी बच्चे गिरते हैं उनको अगर वोमिटिंग हो जाती है तब वो सीरियस केस होता है, अदरवाइज क्या सीरियस नहीं होता है? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है। इस तरह का क्वेश्चन का हम स्वागत करते हैं। आपने कहा कि वो बार बार गिर रहा है। देखिए, बार बार गिरना ये भी एक अलग बीमारी हो सकती है, और गिरने के बाद जो चोट है वो अलग हेड इंजरी की बीमारी हो सकती है। तो बच्चे को आप डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं कि बार बार क्यों गिरता है, क्या कारण है, पहले तो वो देखना होगा। और गिरने के बाद अगर वो बेहोश होता है, अगर उसको उल्टियां होती है, नाक कान मुंह से खून आता है, तो हेड इंजरी का ये एक इनिशियल प्रेजेंटेशन है। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता हूं। कोई भी चोट सर का, अगर उसके बाद मरीज को सीवियर हेडेक हो, वोमिटिंग हो और थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो थोड़ी देर के लिए, नाक कान मुंह से खून आया हो, तो ये हेड इंजरी हो सकता है उसको हो। और जो बच्चा बार बार गिर रहा है, एक अलग बीमारी हो सकती है। ये बच्चों के डॉक्टर बता पाएंगे कि क्यों बार बार गिर रहा है, क्या कारण है।
डॉक्टर ये मतलब खेलते खेलते बहुत टाइम गिरना तो उसका हैबिट बन गया, मतलब 1-2 साल के एज से ही बहुत स्टंट मार के खेलने से बहुत टाइम गिरा है ये। नहीं, वो परफेक्शन अगर अगर कोई स्टंट कर रहा है तो उसमें वो परफेक्शन लाए और ये ट्रेनिंग अच्छा से करे। कोई अगर स्टंट कर रहा है तो बच्चों को तो स्टंट करना मना है जो उसको हेड इंजरी को आमंत्रित करता हो। एक ऐसा स्टंट जिसमें इंजरी नहीं हो वो ही कर सकता है वो, है ना? वो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है ना? और उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि इसको ऐसे करना है। अगर हम व्यवहार का पालन करेंगे तो हम मेरा हेड इंजरी नहीं होगा, है ना? अगर हम ट्रेंड पर्सन हैं और तो हम बाइक को रस्सी पे भी चला सकते हैं, लेकिन अनट्रेंड पर्सन बाइक को रस्सी पे कैसे चलाएगा? वो तो बार बार गिरेगा, है ना? तो ये चीजें हैं। डॉक्टर साहब क्वेश्चंस तो बहुत हैं पूछने के लिए, आप मिल गए आज इसलिए सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अब जी। ये देखिए आजकल बहुत से योगा में लोग शीर्षासन कहते हैं, करिए शीर्षासन करो, शीर्षासन करो। मैंने तो भाई आज तक कभी शीर्षासन किया नहीं और मैं जो है बड़ा डरता हूँ। तो क्या बच्चे हैं या जो टीन एज के लोग हैं या जो 20 साल के ऊपर के हैं, इनको शीर्षासन रेगुलर करना चाहिए? देखिए, शीर्षासन वही कर सकता है जो इसके करने में जो सफलता हासिल हो सके। अगर मैं शीर्षासन करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा गर्दन गर्दन का हड्डी हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, है ना? तो ये ट्रेनिंग का विषय है। शीर्षासन योगा है, योगा करते करते शीर्षासन अगर कर पा रहा है, एक ही स्टेप में तो नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। बाबा रामदेव एक ही स्टेप में नहीं किए होंगे, वो पहले ट्रेनिंग लिए होंगे इसका। अभी ट्रेंड हो गए हैं तो दूसरे को ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसे नहीं ट्राई करे जिसको ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है, जो पेशेंट ओबेज हैं, मोटापे के शिकार हैं, वो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उसके लिए, शीर्षासन करने के लिए। जिम्नास्टिक आसानी से कर लेता है कोई भी जिम्नास्ट जो है, वो सर को नीचे करके पैर ऊपर कर लेता है, वो ट्रेनिंग का विषय है। हम और आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, किसी के ट्रेनर के देखरेख में ही हम शीर्षासन कर सकते हैं। योगा गुरु, योग गुरु के उपलब्धता के अनुसार ही कर सकते हैं, सब कोई नहीं ट्राई कर सकता है। जी, यदि और कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं तारकेश्वर दा को आमंत्रित करता हूं कि वो आज जो कार्यक्रम हुआ उस पे अपने। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। दादा दादा मेरी सास को ना 55-56 की है जी और 85 खाती है बीपी का दवा जी। पीछे से ना गला के गर्दन के पीछे बहुत दर्द होता है 4-5 रोज से। जी जी क्या करें दादा? जी जी, आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। दर्द, ऐसे उम्र में दर्द का मुख्य कारण जो है, आप अगर हार्ड पिलो लेते हैं उसको पहले बंद कीजिए। एक सॉफ्ट पिलो जो गर्दन और बेड के बीच में जो गैप है सिर्फ उतना ही मोटा पिलो और सॉफ्ट पिलो ले। जो लोग गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा पिलो लेते हैं उनका गर्दन ऐसे रहता है, फ्लेक्स पोजीशन में रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है मानव में, ये कुछ डिजेनरेशन आता है चीजों में। हम 40 साल के व्यक्ति को 60 साल के व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 60 साल के व्यक्ति के स्पाइन में डिजेनरेशन हो जाता है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे हमारी संरचना जो है बदलती है। तो पिलो लेना कम करें, है ना? और अभी सिंपल एक एनाल्जेसिक लेना पड़ेगा उनको। पिलो लेना बंद करें, एनाल्जेसिक लेना पड़ेगा। और इसके आगे कम से कम आप एक बार जरूर एक न्यूरो सर्जन से मिले, है ना? चाहे अपने लोकल डॉक्टर से मिले। अगर एक्सरे करा सकते हैं तो अभी फिलहाल एक्सरे कराएं। एक्सरे में कि हमारे संरचना जो रीढ़ की हड्डी है गर्दन की, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर गर्दन की दर्द हाथों में आ रही है तो एक स्पाइन प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। गर्दन की
दर्द जो हाथों में आती है, इसका ये मतलब है कहीं न कहीं मेरा गर्दन में, हाथों का नस में दबाव हो रहा है ना? सिर्फ अगर फोकस दर्द है, सिर्फ गर्दन में दर्द है, तो ये आप सोने के समय कुछ ऐसा अव्यवस्था उत्पन्न हो गई होगी, मोटा पिलो लिए होंगे, हार्ड पिलो लिए होंगे, उसके वजह से भी गर्दन में दर्द हो जाती है ना? जी जी। जय गुरु। जी तारकेश्वर दा, एक क्वेश्चन हमारा भी था। जी। आज से 10 साल पहले 2012 में देवघर में जो हादसा हुआ था, भगदड़ मचा था, जी। उसमें हमारी वाइफ गिरी थी। तो गिरने के क्रम में क्या हुआ, जो फर्स्ट एड नहीं हो पाया, क्योंकि जी। फर्स्ट एड नहीं होने का कारण क्या हुआ, जो उस समय इसको पता नहीं चला, क्योंकि साथ में इनकी भाभी डेथ कर गई थी स्पॉट पर। तो सब लोग उधर लग गए जो भी थे। तो इसको ये लोग रोज चिल्ला रही थी, तो हम लोग मुझे जो भाभी मरी है तो रोज चिल्ला रही है, थोड़ा सा इसको उंगली में खरोच टाइप का था। तो उस समय नहीं पता चला कुछ, एक हम ऐसा ही टेबलेट ला करके दे दिए थे आश्रम से, वहीं पर खरीद करके। उसके बाद क्या हुआ जी कि करीब उस पोस्टमार्टम वगैरह होते हुए शाम हो गया। फिर कल मतलब रात तक 2 बजे रात तक हम लोग दलसिंह सराय पहुंचे। तो वहां पर जो है तो इसका हालत बिगड़ने लगा थी, इसको वहीं पर उतार लिए। और रात में नहीं, कल होकर के वहीं एक डॉक्टर है दलसिंह सराय में, अच्छे डॉक्टर हैं, उनके यहाँ दिखाए सब चीज, तो सब चीज ठीक था। वही थोड़ा सा कहे जो नस, ये उंगली का एक दवा है, तो दवा चला तो ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के कुछ दिन बाद क्या हुआ, 3-4 महीने बाद इसको बेहोशी जैसा होने लगता था, कोई भी जो श्वास रुकने जैसा। तो डॉक्टर से दिखाए थे, वहीं रांची हम लोग रहते थे, एक एसके सिन्हा थे। तो फिर वो दवा चलाए, तो उसमें वो साइनस सिद्ध किए, साइनस है। साइनस का दवा चला, फिर साइनस ठीक हो गया। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो, उसमें साइनस उभर जाता है। और उसके बाद फिर अर्थेराइटिस का भी प्रॉब्लम होने लगा। अर्थेराइटिस में उंगली वगैरह जो टेढ़ा, एक विशेष प्रकार का जो अर्थेराइटिस होता है, जिसमें उंगली जो है सो 10 उंगली जो है सो टेढ़ा होने लगता है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, हम एक यहाँ से मतलब हड्डी के विभाग से दिखाए थे। तो कहे जी कि ये रहेगा सो इसका छूटता नहीं है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका दवा देते हैं। तो कुछ कुछ जो है सो दवा दिए, तो कहे जी कि दुनिया में 4 तरह का ही दवा है, इससे में ये बढ़ेगा नहीं। उसके बाद बीच बीच में छोड़ देने के लिए बोले थे, तभी दवा छोड़े हुए थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम वैसा ही थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। या ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कई बार इसको कोई चीज अगर टेंशन हुआ, चाहे मान लीजिए ऐसा हो जाता है जी कि कोई चीज हादसा वगैरह अगर सिनेमा में भी देख लेती है, चाहे ऐसे वैसे, तो उसमें इसका चौंकने जैसा बीमारी शुरू हो जाता है। यस यस यस। जी, इस केस क्योंकि में क्या? हाँ, चूंकि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ऐसे भगदड़ का प्रत्यक्षदर्शी होना एक अपने आप में बीमारी को उत्पन्न करता है, मानसिक बीमारी को। जैसा मैं आपके हिस्ट्री से समझ पा रहा हूँ, ये पैनिक डिसऑर्डर है और जी ये जी इसमें मनोचिकित्सक की जरूरी पड़ती है ना? जी। उनको कोई ऑर्गेनिक बीमारी नहीं है। हम्म। ऑर्गेनिक बीमारी जैसे कि आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, लेकिन वो अलग विषय है। लेकिन ये विषय जो चौंकना, बेहोश होना, पैनिक डिसऑर्डर है, जो अचानक से स्ट्रेस लेने के बाद ये उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होता है, प्रत्यक्षदर्शियों में ज्यादा होता है, जो किसी खास एक्सीडेंट को देखे हैं, पैनिक डिसऑर्डर होता है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार मनोचिकित्सक से जरूर मिले। इसकी खास दवाइयाँ आती हैं पैनिक डिसऑर्डर्स की, जो उनको कंट्रोल करेगा, चौंकना, बेहोशीपन उत्पन्न करना, ये सब चीज़ों से उनको रोकेगा। और बाकी जो अर्थराइटिस है और नसों का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए अलग से मेडिसिन तो है ना? लेकिन आपका खास क्वेश्चन इसके लिए था कि बेहोश हो रही हैं, ये पैनिक डिसऑर्डर्स है। इसके लिए मनोचिकित्सक से जरूर मिले। मतलब अब कभी कभी होता है, जैसे ठंडा उंडा लग गया, या मान लीजिए ज्यादा धूप उप में तो देख ली, तो उस सब स्थिति में होता है। ऐसे नॉर्मल है, पहले शुरू में बहुत ज्यादा नॉर्मल में भी हो जाता था, बैठे बैठे बिल्कुल हो जाता बिल्कुल। तो था, लेकिन अभी ऐसा बात ये उसी को डिफाइन कर रहा है कि आपके वाइफ को पैनिक डिसऑर्डर्स है और ये मनोचिकित्सक का विषय है। आप एक बार जरूर मिले मनोचिकित्सक से, मेरा ये सलाह है। आपको सही दिशा में मरीज को भेजने का ये मेरा सही सलाह है। ठीक है। थैंक यू।
जी, अब कोई प्रश्न नहीं है तो तार्किक समराइज करिए आज के एपिसोड को।